नमस्कार। एमए हिंदी साहित्य उत्तरार्ध के सप्तम प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि विकार के परिवर्तन के कारणों में हम पिछले वीडियो में 5 कारण देख चुके हैं। छठा कारण से हम आप पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। छठा कारण है विषमीकरण। जहां निकटवर्ती 2 समान ध्वनियां अपना रूप छोड़कर दूसरा रूप बदल लेती है, वहां विषमीकरण होता है। इसे कुछ विद्वान असावर्ण भी कहते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, पुरोगामी विषमीकरण या पूर्व असावर्ण और पश्चगामी विषमीकरण या पर असावर्ण। पुरोगामी विषमीकरण में समीपवर्ती 2 समान ध्वनियों में से पूर्ववर्ती ध्वनि जैसी की तैसी बनी रहती है, किंतु परवर्ती ध्वनि है वो अपना रूप बदल देती है। जैसे स्वर में पुरुष से पुरिस हो जाना, तित्तिर से तीतर हो जाना, भित्ति से भीत हो जाना। और व्यंजन विषमीकरण में काक से काग हो जाना, कंकण से कंगन हो जाना। पश्चगामी विषमीकरण, जहां समीपवर्ती 2 समान ध्वनियों में से परवर्ती ध्वनि जैसी की तैसी बनी रहती है, किंतु पूर्ववर्ती ध्वनि बदल जाती है। जैसे नूपुर का नेउर हो जाना, मुकुल का मऊल हो जाना, मुकुट का मऊर हो जाना। व्यंजन विषमीकरण, लांगल का नांगल हो जाना, दरिद्र का दलिद्र हो जाना और नवनीत का लवणी हो जाना। 7वां प्रकार है सघोषीकरण। जहां कोई अघोष ध्वनि कालांतर में सघोष ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो जाती है, वहां सघोषीकरण होता है। जैसे शकुन का सगुन हो जाना, प्रकट का प्रगट हो जाना, शती का सदी हो जाना और मकर का मगर हो जाना। उसी प्रकार 8वां प्रकार हम पढ़ रहे हैं अघोषीकरण। जहां कोई सघोष ध्वनि कालांतर में अघोष में परिवर्तित हो जाती है, उसे अघोषीकरण कहते हैं। जैसे मदद का मदत हो जाना, अदद का अदत हो जाना, खर्ज का खर्च हो जाना और अज्ञातक का अचानक हो जाना। 9वां प्रकार है अल्प प्राणीकरण। जहां महाप्राण ध्वनियां कालांतर में धीरे धीरे अल्प प्राण ध्वनि बन जाती है, वहां अल्प प्राणीकरण होता है। जैसे भगिनी का बहिन बन जाना, सिंधु का हिंदू हो जाना, पलत्थी का पालती हो जाना, भीख का भीख क हो जाना। उसी प्रकार 10वां प्रकार महाप्राणीकरण है। जैसे अल्प प्राण ध्वनियां कालांतर में महाप्राण बन जाती है, वहां महाप्राणीकरण हो जाता है। जैसे शुष्क का सूखा हो जाना, वृश्चिक का बिच्छू हो जाना, धृष्ट का ढीठ हो जाना और हस्त का हाथ हो जाना। इसी क्रम में 11वां प्रकार है ऊष्मीकरण। जहां स्पर्श ध्वनियां कालांतर में ऊष्म ध्वनियों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, वहां ऊष्मीकरण होता है। यह प्रवृत्ति केंटम और शतम वर्ग की भाषाओं में पाई जाती है। जैसे केंटुम का शतम, यहां क का शे हो गया। अनुनासिकीकरण, जहां अनुनासिक ध्वनियां कालांतर में अनुनासिक हो जाती है, वहां अनुनासिकीकरण होता है। जैसे अश्रु का आंसू हो जाना, सत्य का सांच हो जाना, सर्प का सांप हो जाना और बाहु का बाह हो जाना। 13वां प्रकार है संघीकरण। जहां शब्दों के मध्यवर्ती व्यंजन पहले स्वरों में परिवर्तित होकर फिर अपने निकटवर्ती स्वरों के साथ संधि कर लेते हैं, वहां संधिकरण होता है। उदाहरण से हम आपको समझा रहे हैं। नयन में नयन का जब नैन बनता है तो क्या होता है, ए और ई की संधि हो जाती है। स्थविर से जब थेर बन जाता है तो वहां भी ए और ई की संधि हुई। चामर से चौर बन गया, फिर वो चौर हो गया, तो वहां भी ए और ऊ की संधि हुई। शत से जब सो बना तो यहां भी ए और ऊ की संधि हुई और वो सच से सो बन गया। 14 यानी 14वां उदाहरण है वो हम पढ़ने जा रहे हैं विकास का। अवश्रुति या अक्षरावस्थान, जहां शब्दों के अंतर्गत व्यंजनों के यथावत रहते हुए केवल उनके स्वरों में आंतरिक परिवर्तन पाया जाता है, वहां अवश्रुति या अक्षरावस्थान होता है। अवश्रुति के कारण केवल ध्वनि परिवर्तन नहीं होता, अपितु
रूप परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन भी हो जाते हैं। जैसे गधा सा गधे हो जाना, किताब पुस्तक और कुतुब का पुस्तकें हो जाना, कत्ल यानी मरण और कातिल यानी मारने वाला, फुट यानी पैर और फीट यानी पैरों। 15वां जो प्रकार है वो ये है अभिश्रुति या अक्षर परिवर्तन, जहां किसी शब्द में पहले तो किसी समान स्वर का आगम हो जाता है और फिर कालांतर में वह स्वर परिवर्तित हो जाता है, वहां अभिश्रुति होती है। जैसे मनी, वो बाद में मैनी हुआ और फिर वो मैन बन गया। उक्त उदाहरण में मनी शब्द के अंतर्गत ई पहले से ही विद्यमान था, उसी के प्रभाव के कारण पहले मध्य में ई का आगम हुआ, तत्पश्चात वे ई ए में परिवर्तित हो गई और जिससे मनी शब्द परिवर्तन होकर मैन हो गया। इस स्वर परिवर्तन में अभिश्रुति नाम इसको ग्रिम महोदय ने दिया है। ध्वनि परिवर्तन के जब आप नियम पढ़ेंगे तो ग्रिम का नियम आपको पढ़ाया जाएगा। अपिनियति या समस्वरागम, जहां किसी शब्द के आरंभ या मध्य में किसी ऐसे स्वर का आगम हो जाता है जो पहले ही से ही उस शब्द में विद्यमान हो, वहां अपनिहिति नामक ध्वनि परिवर्तन हम कहते हैं। जैसे भवती संस्कृत है और अवेस्ता में वो हो गया बव इति। अरुष है संस्कृत है, अवेस्ता में वो हो गया औरुसो। तरुण संस्कृत शब्द है, अवेस्ता में भाषा में जाकर वो बन जाता है तौरण। उक्त उदाहरणों में सर्वप्रथम भवती शब्द के मध्य में ई स्वर विद्यमान था, अतः अवेस्ता में बव इति शब्द में ई का आगम हो गया है। अंतिम जो कारण है, अंतिम जो दिशा है वो है भ्रामक व्युत्पत्ति, जहां जन साधारण में विदेशी या अपरिचित शब्दों का उच्चारण अपने मनमाने अर्थ के आधार पर होने लगता है या लोक भाषा के कारण शब्दों के उच्चारण में अंतर आ जाता है, उसे हम भ्रामक व्युत्पत्ति नामक ध्वनि विकार के रूप में जानते हैं। जैसे अच्छे से जो लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं या कोई दूसरी भाषा नहीं बोल पाते हैं, उर्दू नहीं बोल पाते हैं, तो वो किस प्रकार प्रयोग करते हैं, इससे भ्रामक व्युत्पत्ति होती है। लाइब्रेरी को कई लोग रायबरेली कह देते हैं, एडवांस को अठवांसी कह देते हैं, आरटी चौक को हाथी चौकी कह देते हैं, इंतकाल को अंतकाल ही कहने लग गए हैं। तो इस प्रकार से बोलचाल में जब सही उच्चारण नहीं होता है तो भ्रामक व्युत्पत्ति के कारण भी कई नए शब्द प्रयोग में लेने लग जाते हैं लोग, और इस प्रकार से भाषा की परिवर्तन की दिशाएं बदल जाती है या भाषा की परिवर्तन इन दिशाओं में होने लगता है। इस प्रकार से 2 वीडियो में कुल मिलाकर हमने 17 दिशाएं भाषा ध्वनि परिवर्तन की आपको बता दी है।